और एक स्टूडेंट सर कहीं न कहीं आप लोगों से कम ही मेहनत करता है, उतना नहीं कर पाता जितना आप लोग कर पाते हो। सुबह से लेके शाम तक आप लोग पढ़ाते हो। तो मैम ये तो पर्सन टू पर्सन है, मैं भी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, फिर शाम में दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर शाम में 2-3-4 घंटे ढंग से पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन उससे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मेरे को लगता था कि जिस चीज़ के लिए मैं मतलब आया हूँ जॉब छोड़ के, वो चीज़ मैं उस तरीके अगर बच्चे मान लीजिए जो एग्ज़ाम दिया, अगर वो बच्चा को रिज़ल्ट नहीं आया, तो इस उसी स्थिति में तो सबसे पहले राहुल, आप अपने आप के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कब डिप्लोमा किया, आप कहाँ से रहने वाले हैं, और श्योर। ये जो आपका जोन था कौन सा था जहाँ से आप सिलेक्ट हुए? सर माय नेम इज़ राहुल कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिहार itself. And I did BTech in mechanical engineering in 2018, and right now I filled the form for RRB from Jammu because I was working in uh, Jaipur itself, and I thought it was near about me, and I was interested in production unit, RCF unit. That is why I chose that. Uh, uh, I mean zone, and uh, after 2018, I tried for a 2K19 RRB JEE exam as well. I qualified for CBT 1, but CBT 2 में कुछ प्रॉब्लम रह गई, वो नहीं हो पाया। और उसके बाद कोविड के बाद से मैं फिर कॉरपोरेट में जॉब करने लग गया, ना चाहते हुए भी। लेकिन वहाँ भी सब कुछ सही था, बट कहीं न कहीं एक टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जो मैंने पढ़ा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मेरा ही चॉइस था इससे बीटेक करने का। तो मेरे को लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, और फिर सामने दिखी ये वैकेंसी, तो फिर मैं 2024 से इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। ओके, तो आप कौन से बैच से प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब कौन सा बैच आपने लिया था? मैं सर आरआरबी जेई 2.0 एक्सप्रेस बी बैच करके था। ई जो बी 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 ओके। यस मैम। ओके, यानी कि आप आरआरबी जेई 2.0 एक्सप्रेस बैच से थे। यस ओके, सर। तो जैसे मान लीजिए आपने तैयारी की, तो तैयारी में जैसे आपने पूरा का पूरा, जैसे हम लोगों ने जो पढ़ाया सिर्फ उसको फॉलो किया, अपना प्रॉपर नोट्स बनाया या नहीं बनाया, या जो हम लोगों का पीडीएफ था बस उसी को फॉलो किया और क्वेश्चंस बनाए, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग थे, क्योंकि यस एक सर। वर्किंग कैंडिडेट को किस तरीके से चलना चाहिए इसके लिए अगर आप बताएंगे तो बाकी बच्चे जो वर्किंग होंगे उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सर, ये मेरे लिए चैलेंज भी था, क्योंकि मैं पास्ट 3 ईयर से वहाँ कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है मैकेनिकल से। वो आईटी की फील्ड थी, और वहाँ पे जो लोग थे वो भी मतलब इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे, तो कॉमन टॉपिक भी नहीं था कि हम एजुकेशन से, अपने पढ़ाई से रिलेटेड उन लोगों से कुछ डिस्कस कर पाएँ। लेकिन सर मेरे को भी ये डाउट हो रहा था कि 3 साल से मैं टेक्निकल नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी मतलब पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा जो अभी फ़िलहाल जेईई हैं रेलवे में ही, तो उन लोगों ने ही कहा कि अगर मतलब तुम्हें लगता है ऐसा तुम कर पाओगे तो तुम करो। तो जब ये वैकेंसी आई तो वैकेंसी का मतलब नोटिफ़िकेशन वगैरह जुलाई 2024 से आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे को लगा कि मैं 2018 का भी पेपर दे चुका था, तो मेरे को पैटर्न कुछ लगभग पता था कि प्रोडक्शन वगैरह का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा से पढ़ना चाहिए, और उसके लिए कोई अच्छा गाइडलाइन मिल जाए तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद जब सर ये नोटिफ़िकेशन आई, तो मैं थोड़ा-सा आर-एन-डी किया कि कौन-सा सही प्लेटफ़ॉर्म रहेगा मेरे लिए। तो फिर मैंने मीनू मैम का कुछ वो डेमो क्लासेस वगैरह देखे, तो मेरे को लगा ये मतलब बेस्ट है, मतलब प्रोडक्शन मतलब इससे अच्छा। और आरआरबी में जिस तरीके से कुछ भी पूछा जाता है, उसके लिए मतलब जो मैम ने पढ़ाया, और जो मतलब 1-2 क्लास मैंने देखा इनका, और मैं डिसाइड कर लिया कि पीडब्ल्यू सही रहेगा मेरे लिए, और मैंने वो बैच परचेज़ की। ऑल्दो वो बैच अप्रैल में ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं वर्किंग था, तो मेरे को लगा जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कर पाऊँगा, इसके लिए मैंने वो बैच ली। फिर आफ्टर जब अक्टूबर आया, तो अक्टूबर में सीबीटी 1 का डेट आ गया था, और मेरा काफ़ी मतलब पढ़ाई से बहुत गैप हो गया था, तो मेरे को लगा कि मेरे को फुल टाइम पढ़ना चाहिए, क्योंकि जॉब करते हुए मैं 3 से 4 घंटे से ज़्यादा निकाल भी नहीं पा रहा था। और मेरे को ये भी फीलिंग आई कि अगर सीबीटी 1 क्वालीफाई नहीं करूँगा तो फिर टेक्निकल में अच्छा करके भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं
उसके बाद रिजाइन दे दिया था। ओके 2 महीने का, यस मैम। फिर 2 महीने का काफ़ी मतलब 2 महीने का टाइम मिला था सीबीटी 1 के लिए, तो मैं फुल टाइम सीबीटी 1 को ही डेडिकेट किया था उस टाइम पे। क्योंकि उतना उस वो टाइम मेरे को लग रहा था 2 महीना देना ही चाहिए, नहीं तो शायद से मेरे को डर लग रहा था कि कहीं यही क्वालीफाई ना हो तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊँ। और उससे जी पहले मैं अक्टूबर से पहले मैं जॉब के साथ मैं आपका जो मटेरियल साइंस था, वेल्डिंग जो आप पढ़ाई थी, हम्म ये सब काफ़ी वेटेज वाली सब्जेक्ट थे जेईई के लिए, आरआरबी जेईई के लिए, तो उसको हम्म मैं साथ में जॉब के साथ कर रहा था। और मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि बहुत सही चल रहा है, आप पढ़ा रही थी। और कई बार मैं इंटरेक्ट करने के लिए टाइम निकाल के लाइव क्लास में भी आया था। ओके और और उसके बाद मतलब अ, अक्टूबर के बाद से मैं टेक्निकल बंद कर दिया। वो जो पढ़ा हम्म था 2-3 सब्जेक्ट उसको रिवाइज़ करता रहा, और फिर सीबीटी 1 के बाद मैं फुल टाइम डेडिकेटेड होके टेक्निकल को पे फ़ोकस किया। फिर शहनवाज़ सर का पार्ट जो भी थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड वो सब मैंने बाद में किया। फिर आपका वो टॉपर्स क्लब वाला वो आया, मैं उसमें भी था। ओके और आपसे जब एग्ज़ाम होने वाले थे तो एवरी इवनिंग आप लगभग मतलब ऑनलाइन आके टीम्स पे सॉरी टेलीग्राम पे आप गाइड कर ही देती थी। वो काफ़ी हम्म हेल्पफुल रहा मेरे लिए। समय पे काफी डाउट सेशन हुए थे जब पेपर हाँ, होने वाला था। तो मैं लगभग वहाँ जॉइन करता ही था और बातें होती ही थी, बस उस टाइम पे हम्म कैमरा ऑन नहीं हुआ करता था। मॉर्निंग जब में मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बहुत मतलब आई वाज़ लाइक आई प्रेड टू मच फॉर दिस सेशन कि हम्म, मैं क्वालीफाई कर पाऊँ और शहनवाज़ सर से और आपसे मिल पाऊँ। क्योंकि बेसिकली इन जेईई एग्ज़ाम्स की रीड आप ही लोग हो। एक प्रोडक्शन को आप सँभाली हुई हो और शहनवाज़ सर होल थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, वो और वही वही अभी आज रिज़ल्ट आया आप लोगों का मेहनत और कंटेंट जो आपने प्रोवाइड किया। एक्चुअली आप लोग जो है ना, वो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। एक्चुअली आप लोग अच्छा करते हैं, तो आप लोगों की वजह से हम लोगों को और अच्छा करने की, और मेहनत करने की, और ज्यादा सपोर्ट करने की क्या होती है, एक अंदर से और इच्छा होती है। साथ ही साथ जो खुशी होती है ना एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की, वो टीचर यस। आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत बिल्कुल सर। अच्छा लगता है। नहीं सर, मैं तो और हमेशा से यही सोचता था कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, इतने सारे बैचेज़ होते हैं, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो हम लोगों के लिए, और एक स्टूडेंट सर कहीं न कहीं आप लोगों से कम ही मेहनत करता है, उतना नहीं कर पाता जितना आप लोग कर पाते हो। सुबह से लेके शाम तक आप लोग पढ़ाते हो। लेकिन मेरे अंदर वही था, मेरे को पता था कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था पहले, जो मेरी हम्म प्रॉब्लम थी। बाकी मेरे को लग रहा था कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँ तो हो जाएगा मेरे से। मैं अपने जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहा था, वहाँ भी मतलब प्रमोशंस, अप्रेज़ल ये सब बहुत अच्छे थे। लेकिन वही एक गट फीलिंग थी कि नहीं, इस बार अगर ट्राई किया जाए तो एक लास्ट चांस लिया जाए तो शायद से हो जाए। तो उसके लिए मैम जब से मैंने जॉब छोड़ा उसके बीच में दिवाली आई, होली आई, मैं घर से बाहर रह के घर नहीं आया था, क्योंकि मेरे को लगा कि घर घर पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बाहर रह के ही मैंने पढ़ाई करी और फेस्टिवल्स में भी घर नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता है 1 दिन के लिए आ सकते हैं लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो बिल्कुल 4-5 दिन 1 वीक मेरा खराब हो जाता है। यही होता ही है। यही तो होता है। इसके लिए दिवाली मैं और होली तो हर साल आएंगे, पर ये जो आपका सिलेक्शन है इसने पूरा जीवन बना दिया आपका। और जैसे शहनवाज सर ने बोला, मुझे भी ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स के बाद हम ही हैं यस, जिन्होंने सुबह शाम क्लास ली, डाउट सेशन सॉल्व किए। जो खुश होंगे, जो एक खुशी है ना 2-3 दिन से बहुत ज्यादा चल रही है जब से आरआरबी जेई का result, और वो भी शहनवाज सर तब जब सिर्फ 9 जोन्स का रिजल्ट आया, अभी 12 जोन का रिजल्ट जी बाकी है। जी जी। यस, मेरा तो आजकल मैं 2 बजे रात में सोती हूँ, इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है। सो इट्स यस वेरी मैम। नाइस। राहुल, एक चीज आपसे, क्योंकि आपने पूरा डेडिकेट सारे आरआरबी जे एक्सप्रेस वैसे ही पढ़ा है, तो नोट्स आपने सारे बनाए थे जैसे सर के सब्जेक्ट के खुद बनाए थे, या कैसे आपने नोट्स को हैंडल किया था? मैम जैसा मैंने बोला कि सीबीटी 1 क्वालीफाई नॉट क्वालीफाई एग्ज़ाम देने के बाद जो आंसर की आई थी, तो उससे पता चल ही हम्म जाता है कि आप क्वालीफाई कर रहे हो। मेरे अच्छे बिल्कुल मार्क्स थे, बिल्कुल। तो मेरे को पता था कि सीबीटी 2 तो देना ही है मेरे को। हम्म तो आते ही मतलब मैं लग गया था, और जैसा उस टाइम पे हम लोग अंदाज़ा लगा पा रहे थे 2019 के पेपर को देख के कि अपने को 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। ज़्यादा हम्म टाइम मिल गया वो अलग बात है, लेकिन अपन इतना ही अंदाज़ा लगा रहे थे, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं नोट बनाऊँ और फिर उसको रिवाइज़ करूँ। और हम्म जहाँ तक मैं खुद समझ पाया आरआरबी जेईई को, रेलवे का पेपर काफ़ी डिफरेंट होता है। उसमें हम्म आपको लाइन बाय लाइन जाना ही पड़ेगा। आप कितनी भी शॉर्ट्स नोट बना लो, उसमें आप फ़ॉर्मूलाज़ लिखते हो, कुछ जो हम्म आपको याद नहीं रहता वो लिखते हो, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से कहीं से भी पूछ दे रहे हैं। आप
आप जो एक लाइन भी, आप जितनी स्लाइड्स बना के रखी थी, वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट उसमें आपको और मेहनत करके और गूगल सर्च करके और बुक से कहीं भी रेफरेंस लेके ऐड करना पड़ता है। आप उसको छोटा नहीं कर सकते। तो मेरा कोशिश ये रहता था हाँ, मेरा कोशिश ये रहता था कि आप जो पढ़ाई है, भले ही आज आज पढ़ाई है, कल मैं रिवाइज करूँ तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, लेकिन उसको इतना बार रिवाइज करूँ कि 2 घंटे 4 घंटे में हो जाए और उसको करता रहूँ। उसको शॉर्ट बना के मैं उतना ही पढ़ के मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी। ग्रेट ग्रेट। तो मैं शुरू से ही लास्ट तक रिवीजन करता था, जो भी सब्जेक्ट ओके। करता था। आपका स्लाइड मैं नोट नहीं बनाया, उसको ही बहुत बार रिवाइज किया, फटाफट मतलब टाइम बचा के जितना जल्दी हो सकता है करता गया। शहनवाज सर के केस में भी, शहनवाज सर का पढ़ाने का तरीका इतना सहज, मैंने कभी देखा ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स और पूरा अप्लाइड इतना इजीली पढ़ाया जा सकता है। थर्मो तो आजकल मेरे ख्याल से कॉलेज में सब पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक थर्मो पढ़ लेते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो अप्लाइड वाला पार्ट है, पावर प्लांट हो गया, आरएसी हो गया, ये चीज़ें बच्चे नहीं पढ़ पाते। ये सब सर ने पढ़ाया और एक एक लाइन सर का तो काफ़ी इनफ है। लेकिन आरआरबी जेई में प्रोडक्शन में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है अपने साइड से भी। जैसे मैंने जब टेस्ट सीरीज में काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया, जो भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ से भी मिले मैं वहाँ से टेस्ट सीरीज दिया। कोई ग्रेट। अच्छा हो कोई भी खराब हो वो नहीं देखा मैंने, जो भी था सबको दिया। और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलते थे मेरे को अलग से, जैसे लेथ आप पढ़ाई थी, ग्राइंडिंग आप पढ़ाई थी, वो जो पढ़ाई आप वो तो बन ही जाता था। कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं उसका गूगल करता था। दिस और इज द गूगल, राइट वे। हाँ, फिर गूगल से जो अलग से कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती थी जो लगता था कि हाँ ये पूछा जा सकता है, उसको मैं नोट डाउन करता था। परफेक्ट और ये स्ट्रैटेजी, दिस इज द और राइट वे। ये आप ही सिखाई थी जब आपसे पूछा जा रहा था टॉपर्स क्लब वाले उसमें कि मैम हाँ नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे। जी तो आप जी। बताई थी कि क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन जो नाम मिले उसको नोट करो, उसको पढ़ो। सर से भी बात होती थी, वही मैंने किया, कुछ अलग से नहीं किया। ग्रेट। अच्छा राहुल, में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता था? और फिर जो हमारा रियल एग्जाम हुआ उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा आया? टेस्ट में कॉम्पिटिशन अगर मैं करूँ। लगभग डेढ़ डेढ़ महीने 2 महीने पहले से स्टार्ट करा था। हम्म। अ, तो स्टार्टिंग में मेरे टेस्ट में लगभग 98 100 ओके। सबसे पहले टेस्ट में इतने आ रहे थे, 2-3 टेस्ट हम्म। तक। उसके बाद मेरे मार्क्स 105 तक पहुंचे थे। ओके लेकिन वो 105 लगभग नेक्स्ट 10 टेस्ट तक कंसिस्टेंट रहा। ओके। 105 104 106। फिर आपसे बात होती थी कैसे इम्प्रूव किया जाए, आप बताते थे, उसको नोट डाउन करके करता गया। तो फिर लास्ट के जो मेरे लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले वाले जितने टेस्ट थे मेरे, उसमें 110 115 इनफैक्ट 120 तक भी मार्क्स आए। ओके। और फाइनल एग्जाम में भी अप्रॉक्स उतना ही आया, 114 आया मेरा। तो मतलब टेस्ट सीरीज का ही रेप्लिका हुआ। अच्छा, टेस्ट सॉल्व करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप क्या सजेस्ट करते हो जो स्टूडेंट्स आप ये सेशन देख रहे होंगे, उनको आप क्या करते हो कि कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए? फिर हर दिन टेस्ट देना चाहिए या 2 दिन छोड़ के, या कैसे कैसे टेस्ट देना चाहिए, और एनालिसिस कैसे करें टेस्ट की? टेस्ट में सबसे पहले तो अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करें, और लगभग एटलीस्ट 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आप टेस्ट दें। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप मतलब सारे टीचर्स बोलते हैं कि एनालाइज करने के लिए टेस्ट होता है, उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब आप पढ़ के टेस्ट देते हो और नंबर नहीं आता है तो डिमोटिवेशन साथ में ही आती है, आता ही है। वो आती है। हाँ। तो इसीलिए एटलीस्ट आप 70% सिलेबस कंप्लीट कर लें, और बाकी के जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं। मैं तो आईसीटी बोल रहा हूँ, सॉरी, वाईसीटी, आईसीटी। वो, हाँ, उसका प्रीवियस ईयर और जेई वाला जो बुक था उसका वो प्रीवियस ईयर वो सब सॉल्व किया था मैंने। और बाकी टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन नए नए आते थे, उसको देखा। तो वो सब करने के बाद एटलीस्ट आपका 70% अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप टेस्ट देना शुरू कर दो जितना जल्दी हो पाए, है ओके। ना। यस मैम। और टेस्ट की स्ट्रेटजी मेरी यही हुआ करती थी कि डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन टेस्ट कैसा भी हो, टेस्ट सीरीज में कई बार होता था कि जब अपन 1 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ में आ जाता था कि टेस्ट ये टफ है, ये तो हो ही नहीं रहा है। कई बार बहुत मतलब इजी क्वेश्चन होते थे तो अच्छा भी लगता था। जब मेरे को टफ क्वेश्चन मिलते थे तो मेरा यही टारगेट होता था कि एटलीस्ट 100+ नंबर तो निकालने हैं इससे। ग्रेट। क्वेश्चन टफ है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को इससे मार्क्स निकालने हैं कैसे भी करके। तो वही मैं करता था, और इजी पेपर तो हो ही जाता है मैम, उसमें तो आ ही जाते थे। आप क्या सजेस्ट करते हो, हर दिन टेस्ट देना चाहिए या रुक करके देना चाहिए? कैसी प्लानिंग रखनी चाहिए? हर दिन टेस्ट
नहीं देना चाहिए मैम हर दिन टेस्ट, क्योंकि इसमें जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है ना उतना ही टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप रिवीजन को नहीं छोड़ सकते। अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना तो उसमें आप टेस्ट दे रहे हो 1.5 घंटे, फिर अगर आप उसको एनालाइज नहीं करते हो तो किसी मतलब का नहीं रह गया वो। तो एनालिसिस में भी टाइम लगता है। जी उसमें जी अगर ढंग से आप एनालिसिस करते हो ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे उसमें लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आप गूगल करोगे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, फिर नोट नोट डाउन करोगे, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप मेरे ख्याल से कुछ गैप देके, 1 दिन का ही सही गैप मिनिमम देके, मतलब आज टेस्ट दो, फिर जो टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कुछ नए टॉपिक्स हैं उसको तैयार करो, फिर कल रिवीजन कंटिन्यू रखो कि आज ये सब्जेक्ट कर लिया, कल टेस्ट दूंगा, परसों वो सब्जेक्ट रिवाइज कर लो। तो मैं जितना बार रिवीजन करता था मेरे को कम ही लगता था। हर बार कुछ नया समझ में आता था, राइट? हाँ, अगर मैं 2 दिन रिवाइज नहीं करता था तो कॉन्फिडेंस लो होने लगता था कि जी शायद से मैं कुछ स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से कुछ। तो रिवीजन मैं कंटिन्यू रखता था और टेस्ट भी चलता था, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चलता था। जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में टेस्ट में आपके 98 100 ऐसे आते थे। यस। यूजुअली जब पेपर के पास आते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन पड़ाव होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि आप हमारे यस। टॉपर्स ग्रुप में भी थे, हमने ग्रुप बना रखा था। मुझे याद है यस। मैक्सिमम बार यही सवाल पूछा जाता था कि नंबर कैसे बढ़ाएं। तो यस। मुझे अब आप ये बताओ कि ये जो 105 से 115 का आपका सफर था, ये ही सबसे टिपिकल है, लोग यस यही नहीं पढ़ा पाते डेफिनेटली। हैं। तो ये बीच में आपने क्या किया कि 105 मार्क्स से आप 115 मार्क्स आए आपके टेस्ट में? उसके लिए मैम बस मैंने वही फॉलो किया जो आप सजेशन देती थी। जो भी क्वेश्चन नए आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो, उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो, और उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सिलेबस का पार्ट है। कई बार होता है कि टेस्ट में क्वेश्चंस अलग, मतलब सिलेबस से हट के भी आते थे। कई हम्म बार शहनवाज सर से ये भी क्वेश्चन किया जाता था कि सर ये पावर प्लांट प्लांट का क्वेश्चन आ रहा है, तो सर बोलते थे कि वो सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो। और वही हम्म होता है, पावर प्लांट से क्वेश्चन लगभग नहीं ही आया था एग्जाम में। तो ऐसे हम्म। क्वेश्चन को छोड़ के जो प्रोडक्शन से आए, थर्मो से आए, आईसी इंजन से आए, ये सब सिलेबस का पार्ट है। उसमें कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा और 2 लाइन ऊपर 2 लाइन आगे पीछे करके और पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आप उसको नोट डाउन कर लो हाँ। और उसको रिवाइज करते रहो। और कंसिस्टेंसी है मैम, बस वही आप रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। डीमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यू करते जाओ तो फिर इम्प्रूव होने लग जाता है। वही है, अगर नंबर कम आए, डीमोटिवेट हो गए, वही सोचते रह गए, रिवीजन नहीं करा, अगला दिन टेस्ट नहीं मारा फिर से, तो फिर उससे फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये अच्छा एक्सपीरियंस। राहुल, एक चीज और, जैसे 150 मार्क्स में 100 टेक्निकल था, लेकिन ये जो 50 वाला नॉन टेक्निकल वाला पार्ट था, अक्सर बच्चे कहते हैं सर उसमें स्कोर कैसे करें, जिसमें कंप्यूटर था, आपको ईवीएस था, यस। पॉल्यूशन था, उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया? मेरे ख्याल से सर बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि ये अपना फॉर्टे नहीं है, अपन टेक्निकल वाले हैं तो इसमें जो भी हो पाएगा जैसा तैसा, मतलब उसको ढंग से जितना शिद्दत के साथ वो टेक्निकल पढ़ते हैं उतना शिद्दत के साथ उसको नहीं पढ़ते। लेकिन सर मेन गेम चेंजर वही है, उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो उसके होते हैं ना बहुत बेसिक होते हैं। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी नॉन टेक से क्वेश्चन आते हैं ना वो बेसिक ही होते हैं, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैंने मेरा पहले से भी मतलब थोड़ा सा सही था वो नॉन टेक वाला पार्ट, और खास करके जब CBT 1 का तैयारी कर रहा था तो PW में ही साइंस के 2 फैकल्टी थे, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनका। एक सतिंदर सर थे और दिव्या मैम थी, पता नहीं अब है कि नहीं। लेकिन वो उन्होंने उन्होंने जो कंटेंट दिया ना मैम, जिस तरीके से आप लोग टेक्निकल में एकदम परफेक्टली साउंड कर दे रहे हो, सब कुछ एकदम सब कुछ यही है, वैसा ही उन्होंने दिया। एक लाइन भी मैंने मतलब उसके बाहर नहीं पढ़ा साइंस में। फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि साइंस का क्वेश्चन तो मेरे से नहीं जाएगा। CBT 1 में भी मेरा साइंस ही वाला पार्ट ही जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेरेटिव मैथ और रीजनिंग। तो ये साइंस वाला पार्ट तो वैसे भी स्टूडेंट का लगभग, जैसे अपन साइंस बैकग्राउंड से तो वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बाकी जीके जीएस वही है कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, जब भी मतलब जैसे भी वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है तो अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप टेक्निकल भी पढ़ो, लेकिन आप साथ में हिस्ट्री भी पढ़ लो थोड़ा सा, जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी थोड़ा सा पढ़ लो। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है मैम। मैंने इनफैक्ट मतलब कुछ क्वेश्चन जो मेरे सामने आए वो मेरे को ऐसा क्लिक हो रहा था कि मैंने 10th क्लास में पढ़ा था और उसका आंसर मेरे को आया और मैंने वो क्लिक किया, वो सही हुआ। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, बस उसके लिए आपको बस उसके साथ टच रखना है। आपको स्टार्टिंग से ही, जब मन ना करे टेक्निकल पढ़ने का या फिर कुछ और, तो ये पढ़ लो। कहानी तो होती है, बैठ के 2 घंटे रीडिंग दे लिए, कोई सा भी बुक ले लो, लूसेंट का ले लो, क्राउन का ले लो, किसी चीज़ का ले लो, उसको रीड दे दो और
कहानी है, समझ में याद में आता ही है। लास्ट में जब एग्जाम हो तो थोड़ा सा डेडिकेट किए 2 घंटे करके देने लग जाओ। मेरे इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा सही रहा। आउट ऑफ 50 मेरे 37 मार्क्स आए थे। ग्रेट। राहुल, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। टाइम मॉर्निंग से इवनिंग तक का किस तरीके से मैनेज किया जा सके, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शाम में आते आते वो एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर शाम का जो टाइम है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो बेस्ट टाइम टेबल कोई भी एक स्टूडेंट क्या बना सकता है अपने लिए? तो मैम ये तो पर्सन टू पर्सन है। मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, फिर शाम में दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर शाम में 2-3-4 घंटे ढंग से पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मेरे को लगता था कि जिस चीज़ के लिए मैं मतलब आया हूँ जॉब छोड़ के, वो चीज़ मैं उस तरीके। तो फिर मेरे को समझ में आया कि आप जब भी आपको सही लगे, जो भी टाइम आपके लिए परफेक्ट है। एम आई ऑडिबल मैम? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। तो मैं मतलब मेरा ऐसा था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ पाता था, लेट ओके। नाइट। तो मैं लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा पसंद करता था। और आप कोई सा भी रूटीन बना लो, आप उस पे कंसिस्टेंट रहना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप रूटीन भले ही बनाओ, लेकिन उसको रीचेक करते रहो कि 1 वीक के बाद देखो कि आप फॉलो कर पा रहे हो, और उसको मॉडिफाई करो उस हिसाब से। कि नहीं कर पा रहे हो, पढ़ना ज़रूरी है, कब पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है डेली। मेरा बस 2 ही काम होता था, सोना और पढ़ना, नथिंग एल्स। राहुल, व्हाट मोटिवेटेड यू टू लीव द जॉब? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और ये दांव खेलने जैसा है ना, इसको सट्टा कहते हैं हिंदी में। ये वो खेलने जैसा है, बिल्कुल। नौकरी छोड़ करके तैयारी करना। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस डिसीजन? ये अंदर की आवाज़ थी मैम। जब मैं इनफैक्ट बोलूँ तो मतलब गाँव से आता हूँ, गाँव से ही मेरी अप टू 10th तक की जो पढ़ाई लिखाई हुई गाँव से हुई। तो मेरे बिहार से के जब भी गाँव पूछा से, right? जाता, बिहार बेगूसराय से मैं हूँ मतलब। बेगूसराय, तो हाँ। वहाँ, यस, तो मेरे से जब भी पूछा जाता था मतलब क्या बनोगे करके, तो यही समझ में आती थी एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है। फिर इंजीनियर में भी मेरे को यही समझ में आती थी कि इंजीनियर वही होते हैं जो बड़े बड़े मशीन्स वगैरह बनाते हैं। फिर आगे हम्म। चल के पता चला अगर मशीन्स वगैरह बड़े बड़े बनाने हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। फिर मैंने वो किया, अपने चॉइस से ही किया। गार्जियन का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, जैसे तैसे उन्होंने करवाया। हम्म। लेकिन बाद में जब मैं कॉर्पोरेट में था, वहाँ पे मतलब लाइफ काफ़ी चिल थी, बहुत मस्त चल रहा था सब कुछ। लेकिन एक टाइम के बाद मेरे को लगा कि जो ड्रीम था अपना बचपन का, और आगे भी मैंने बहुत मेहनत की थी उस पे, भले एग्ज़ाम नहीं हो पाया और जॉब पे चला गया। तो मेरे को लगा हम्म। कहीं न कहीं मतलब एक ट्राई तो बनता है। शायद से मेरे को लग रहा था कि कोई मेरे को इशारा कर रहा है कि ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए है। इस पे बस ओके। मेहनत कर लो, ढंग से मेहनत कर लो, और जो तुम्हारी थी ड्रीम वो कंप्लीट होगी। तो मैंने इस पे स्टेप लिया, सब कुछ छोड़ के, किसी का नहीं सुना। थोड़ा टफ था वो फेज़, रेज़िग्नेशन वाला और ये डिसीज़न लेने वाला, लेकिन वो मेरा ही था। फिर मैंने हम्म। लिया, और उसके एग्ज़ाम के बाद भी डर लग रहा था कि कहीं नहीं हो तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा ऐसे करके। लेकिन सब कुछ सही रहा। होता है। राहुल, आपको क्या लगता है, अगर ये जॉब छोड़ करके आपने प्रिपरेशन नहीं की होती, आई मीन जॉब के साथ कंटिन्यू करके आपने प्रिपरेशन की होती, तो क्या आप इतना कर पाते जो अभी आपने अचीव कर लिया है? क्या लगता है आपको? जॉब के साथ मैम करना, करने वाले कर सकते हैं, है ना? हम्म। वो पर्सनल कैलिबर होती है। लेकिन जॉब के साथ कंटिन्यूटी रखना, 4 घंटे 5 घंटे से मैक्सिमम टाइम तो मिलेगा नहीं किसी को। लेकिन वो 4 हम्म। घंटे 5 घंटे भी करना ऑन डेली बेसिस, ये बहुत हम्म। बड़ा टास्क है। क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो आपके कोलीग्स होते हैं जो वीकेंड पे आपको छेड़ेंगे ही, चलो यहाँ हम्म। वो करते हैं, ये उसके बावजूद भी आप भी थक जाते हो। तो वो बिल्कुल। करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप एक, मैं भी जब मतलब 2-3 महीने मैंने जॉब के साथ करा, अक्टूबर हम्म। तक, तो उसमें काफ़ी मतलब अपन 100% फ़ोकस नहीं कर पाते थे। मैं जॉब से आता था और डायरेक्टली बैठ जाता था आपका क्लास करने के लिए। हम्म। वो काफ़ी आप पढ़ाती इस तरीके से थी कि वो समझ में आता था और मज़ा भी आता था, तो 2-3-4 घंटे में पढ़ भी लेता था। लेकिन वो डेली बेसिस पे काफ़ी हेक्टिक है। हेक्टिक। तो और जो जो मैनेज कर पाते हैं, और होता है ना कि कई बार आपका जॉब ऐसा होता है कि जॉब के साथ आप अपने ऑफिस में भी पढ़ पाते हो, तो ऐसा मेरा हम्म। नहीं था। अगर कोई जॉब के साथ बीच में टाइम निकाल के भी पढ़ पाता है तो उसके लिए शायद हो पाए। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे जॉब में मोबाइल भी बाहर रखवा लिया जाता था, तो आप कुछ ओके। कर नहीं पा सकते हो। हाँ, ऐसा था। तो मेरे लिए तो, मैं जिस फील्ड से, आईटी फील्ड से था, तो वहाँ पे तो यही ऑप्शन है ताकि आप फुल फ्लेज्ड होके लग पाओ। यस मैम।
वैसे बाकी तो आप मुझे लोगों और ये पूछना चाहिए था, लेकिन कैसा लग रहा है अब आपको सिलेक्शन लेने के बाद? हाउ यू आर फीलिंग? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सबसे ज़्यादा तो मैम मेरे को मतलब अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे मैं बहुत लोगों से पूछा भी कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डिसीजन तो मेरा ही था, लेकिन मैंने पूछा बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से पूछा, मम्मी-पापा से पूछा। वो हमेशा से कहते थे तुम्हारा जो मन है वो करो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए सही है तो तुम बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके सपोर्ट से ही, बाकी डिमोटिवेशन और कंपटीशन देख के तो थोड़ा-सा डर लग ही रहा था। लेकिन घर वाले साथ थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे जो इस फील्ड में हैं, रेलवे में प्लेस्ड हैं, तो उन लोगों से भी मोटिवेटेड होके मैंने ये स्टेप लिया और आज लग रहा है कि मैंने सही स्टेप लिया। पहली बार लाइफ में मैंने कोई सही स्टेप ली है और खुशी भी हो जी, रही है। और आपके मम्मी पापा और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है अब? वो लोग काफ़ी खुश हैं और उन अभी लोगों को आप अपने काफ़ी। घर पे ही हैं राहुल? यस मैम, एग्ज़ाम के बाद मैं घर पे ही हूँ। का बहुत दिनों के दर्शन बाद टाइम करवाइए मिला है घर किसी पे। मम्मी का या पापा का, अगर वो आसपास हैं तो। मम्मी हमें शायद साल में एक बार या दो बार ही मौका मिलता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वरना तो हम लाइव क्लास लेते हैं, कैमरे के सामने बोलते रहते हैं कमेंट पढ़ के। जब मैं कोर्स किया था तो एसएससी जेईई की रिजल्ट आई थी मैम, तो उस समय आप जी, ऐसे इंटरव्यू लेती थी, तो मैं भी सोचता था काश मैं भी एक दिन ऐसे मैम के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। आपकी मदर को मैं जरूर देखना चाहूंगी। हाँ, मैंने तो अपने बच्चे को हमेशा यही बोलते रहे कि जो तुम मेहनत करो, और जैसे ये भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अपना मेहनत, अपना समय जो है सो कहीं बर्बाद नहीं किया, और इस पे हमको पूरा विश्वास था। इसलिए समय भी बहुत लगा, लेकिन मैं भी टूटने नहीं दिया इसको। जी जी। आंटी, पेरेंट्स को जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। बिकॉज पेरेंट्स जब बच्चों बिल्कुल, को सपोर्ट करते हैं ना, तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल सही। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा उन्हें भी कुछ शब्द बोल करके मोटिवेट करें कि किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अगर बच्चे मान लीजिए जो एग्ज़ाम दिया, अगर वो बच्चा को रिज़ल्ट नहीं आया, तो हम्म, इस उसी स्थिति में पेरेंट्स को अपने बच्चे को टूटने नहीं दे, या कि मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए। या बच्चा निराश हो रहा है तो उस समय अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। जो ये इतना ही छोटा ज़िंदगी थोड़े है, फिर आगे आने वाला है, मेहनत करो फिर होगा, होगा। होगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश नहीं करो, हारो नहीं। यही है। बिल्कुल आंटी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे आज बात करके। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको मैम। आप अगर समराइज कर पाए आपकी प्रिपरेशन जर्नी, और कुछ संदेश जो स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं, देख रहे हैं, जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन आपने की, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके इंटरव्यू का। एंड ये इंटरव्यू बहुत सहज रहा, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी जो आपने की थी। लास्ट में आप क्या समराइज करेंगे? यस मैम, सबसे पहले तो मतलब मैम सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है, खुद पे भरोसा करना चाहिए कि मैं कर पाऊँगा, मैं ही कर पाऊँगा करके। मैं ही और कर यस, और जो है एग्ज़ाम का पैटर्न समझना चाहिए स्टार्टिंग में। ये हम्म। आरआरबी जेईई जो मैंने फ़ील किया है एसएससी जेईई से काफ़ी डिफरेंट है। इसका स्ट्रैटेजी ओके। भी थोड़ा-सा अलग है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, खास करके प्रोडक्शन वाले पार्ट का, जो थर्मो और आईसी इंजन से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। इस बार आईसी इंजन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। 7-8 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। लेकिन वो टू द पॉइंट थे और सर के नोट से ही थे। लेकिन प्रोडक्शन में आपने भी देखा मैम, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से ही थे, आपने जो पढ़ाया वही थे। लेकिन मैम हम्म थोड़े से वो मतलब ट्विस्ट करके वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप जब तक कॉम्प्रिहेंसिव और खुद से थोड़ा-सा उन चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करते, समझते नहीं, जब तक वो मतलब आप ग्रैस्प नहीं कर पाते, और मिलता-जुलता क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो इसके लिए जो है ना, मतलब आप जो मैम आप पढ़ा रही हैं उसके साथ-साथ जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से, जैसा मैंने बताया, उस पे थोड़ा-सा गूगल करो और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को नोट डाउन करो, और उसको भी मतलब जभी भी रिवाइज़ करो थ्योरी, तो उनको भी एक बार रिवाइज़ करो। मैम 1 मिनट मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्ज में लगा लूँ। श्योर श्योर श्योर। हम्म। तो यही था, आप मतलब प्रोडक्शन वाले पार्ट पे जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करना है, और थर्मो वाले पार्ट पे जो सर ने पढ़ाया उसको तो मतलब हमेशा रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो वाली है इसमें बात। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैम आप बोलती ही थी कि 300 क्वेश्चन डेली बेसिस पे, तो जितना हो पाए आप 300 से भी ज़्यादा करो, जितना हो पाए आपसे, रिवीजन के साथ साथ।
यही है मैम। ओके, थैंक यू सो मच राहुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत अच्छे आंसर्स आपने दिए और आज सेशन से मुझे ऐसा लगता है काफी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सेम ईयर मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, थैंक बाय। यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। और अच्छा करें थैंक यू और सो अच्छा मच। अचीव करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।